तो देखो, एज यू ऑल नो कि हम साथ में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एंड फर्दर ये सभी क्वेश्चंस आपको रिवीजन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एंड इस सीरीज में हमने अब तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर लिया है, तो आज के सेशन में हम इन सभी क्वेश्चंस को साथ में डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो हर बार की तरह मैं देता हूँ, एंड वो ये कि ये सभी क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ सॉल्व किए गए हैं, तो आप इस पर टोटली रिलाई कर सकते हो। बट अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो अपना बेयर एक्ट रेफर कर सकता है या फिर इन क्वेश्चंस के लिए गूगल कर सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3। एंड इस सेशन में आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होता है? तो देखो, बिफोर द ऑफर इज रिवोक्ड, जब ऑफर रिवोक्ड हो जाए, रिवोक्ड मतलब होता है कैंसिल, तो नहीं है ना। देखो, सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, तो इसके लिए आपको कौन सा सेक्शन देखना पड़ेगा? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 4 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या है? कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, है ना। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो कंप्लीट कब होता है? लेट मी शो यू कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। तो देखो, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन, है ना। या तो वो नॉलेज ऑफ द पर्सन आ जाए टू हिम इट मेड, या तो वो नॉलेज ऑफ द पर्सन आ जाए, ठीक है, तब वो माना जाएगा कि आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट है। बट यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा गया है, इसमें प्रपोजल के अगेंस्ट पूछा गया है, ठीक है। तो प्रपोजल के अगेंस्ट आपका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? जब उसे आप कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में रख दो, ठीक है। तो इसलिए आपके यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? व्हेन एक्सेप्टेंस इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अब देखो, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो जनरली जो ऑफर होता है, ऑफर टू द वर्ल्ड एट लार्ज डज नॉट मेक इट नेसेसरी ऑन द पार्ट ऑफ द एक्सेप्टर टू कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस, दिस इज वेल एक्सप्लेन्ड इन। देखो, जो ऑफर होता है, ऑफर एट लार्ज मतलब कोई अगर आप जनरल ऑफर देते हो, ठीक है, मान लो अगर आपको अपना कार बेचना है एंड आपने उसका एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में दे रखा है, तो ये एक तरीके से जनरल ऑफर हो गया, ठीक है। तो इसके लिए जो भी एक्सेप्टर होगा, है ना, जो भी एक्सेप्टर होगा उसको आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं होगी कि मुझे आपका कार परचेज करना है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑफर है जो पब्लिक एट लार्ज है, ठीक है, ये एक जनरल ऑफर है। तो वो जब आएगा एंड आपका जो भी कंसिडरेशन अमाउंट है वो देगा, वो आपसे कार लेके चला जाएगा, ठीक है। तो इस बात को किस केस में अच्छे से इस्टेब्लिश किया गया था? तो उस केस का नाम है, जनरल ऑफर के लिए अगर केस देखो तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, ठीक है। तो ये जो केस है 1893 का केस है। तो इस केस में क्या हुआ था कि एक कंपनी होती है ना, वो 100 रुपीज़ का रिवार्ड रखती है कि अगर वो ये बोलती है कि अगर उसका कोई मतलब उसका जो स्मोक बॉल है उसको कोई यूज करेगा तो उसको फ्लू नहीं होगा, ठीक है। तो एक बंदा होता है जिसको वो हो जाता है, तो इसलिए उसका जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड माना जाता है, ठीक है। तो ये है। अब देखो, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन पर्पज से कुछ केस लॉ देख लेते हैं। तो जो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है, ये जो केस है वो किसके लिए है? इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या इस्टेब्लिश किया था? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये इस्टेब्लिश किया था कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको रिक्वायर की ज़रूरत होती है। रिक्वायरमेंट किसकी? नॉलेज की एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर का, ठीक है, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लाइक अगर कोई सर्वेंट है, ठीक है, वो क्लेम करता है एक रिवॉर्ड जो कि किसी खोए हुए सामान पे है, बट अगर उसके मान लो सर्वेंट को वो मिल जाता है और जो सर्वेंट है वो मतलब इस कम्युनिकेशन उसको इस ऑफ़र का पता नहीं होता, बट फिर भी अगर वो पा जाएगा तो सर्वेंट इसमें पार्टिसिपेट, मतलब ये माना जाएगा कि सर्वेंट के लिए वो ऑफ़र नहीं था, ठीक है। तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का जो केस है, इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या रिक्वायर है? नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस, क्योंकि यहाँ पे सर्वेंट को नॉलेज नहीं था, ठीक है, तो उसका एक्सेप्टेंस जो है लाइक रिलायबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और केस है, इंटोस लिमिटेड वर्सेस माइल्स
फार ईस्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इस केस को हम देखते हैं, इस केस में क्या हुआ था। तो ये जो इंटोस लिमिटेड वर्सेस माइल्स फॉर ईस्ट कॉरपोरेशन जो केस है वो 1955 का केस है, जो कि ये इस्टेब्लिश करता है कि जो इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन है, मतलब जो तुरंत वाला कम्युनिकेशन है, लाइक टेलीफोन से हुआ, ईमेल से हुआ, ठीक है, तो उसको हम एक्सेप्टेंस मानेंगे, ठीक है। एक्सेप्टेंस वहाँ पे लीगली इफेक्टिव हो जाएगा only when एंड वेयर इज़ रिसिव्ड, मतलब जहाँ अगर बाय यूजिंग आप टेलीफोन या फिर कुछ करके अगर किसी ऑफ़र का आप एक्सेप्टेंस दे देते हो तो वहाँ पे उस ऑफ़र को रिसीव माना जाएगा, ठीक है, rather than when it is sent। मतलब अगर कोई ऑफ़र, मतलब बाई टेलीफोन और किसी भी ईमेल वगैरह से अगर कोई एक्सेप्टेंस आपने किया तो उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ये इस केस में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन है वो अरेंज करने को दे रखा है, सीक्वेंस में करने को दे रखा है। तो सबसे पहले आप जब देखोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सेक्शन 15 में डिफाइंड है, फ्रॉड जो है वो सेक्शन 17 में डिफाइंड है, मिस्टेक जो है वो सेक्शन 20 से लेके 22 तक डिफाइंड है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको सेक्शन 68 से लेके 72 तक डिफाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, द फॉलोइंग रूल एज टू कंसिडरेशन इज ट्रू, इसमें से कौन सा रूल कंसिडरेशन के लिए ट्रू है। तो कंसिडरेशन जो है इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो आप डेफिनेशन जो प्रोविजन देखोगे वो सेक्शन 2 के क्लॉज डी में मिल जाएगा कि जो कम्युनिकेशन जो कंसिडरेशन होता है वो डिजायर ऑफ द प्रोमिसर के डिजायर पे होता है, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर कोई माइनर उसको नेसेसरी, अगर आप नेसेसरी ऑफ लाइफ सप्लाई कर रहे हो, है ना, तो इसमें क्या वो जो माइनर है वो उस प्राइस को देने के लिए पेएबल होगा। तो आपका ऑप्शन होगा हाँ, है ना, क्योंकि अगर आप मान लो एक शॉपकीपर हो, ठीक है, एंड आपने उस माइनर के नेसेसिटी के लिए उसको कोई सामान दे दिया तो आप उससे रिकवर कर सकते हो प्राइस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, है ना। तो ये जो प्रोविज़न है इसके लिए आपको सेक्शन 68 देखना पड़ेगा। सेक्शन 68 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या है, क्लेम फॉर नेसेसिटीज सप्लाइड टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। यहाँ पे भले ही माइनर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल नहीं है, बट उसको जो भी नेसेसिटी के लिए उसने चीज़ें यूज करी है उसको वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल। तो रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस में अवेलेबल है, सेक्शन 73 में इसके लिए प्रोविजन दे रखा है। अब देखो ये कुछ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, सेक्शन 72 में क्या है, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड, ये सेक्शन 72 है। और सेक्शन 74 जो है वो क्या है, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनाल्टी स्टूपिलेटेड फॉर, है ना, जहाँ पे पेनाल्टी ऑलरेडी तय है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी। तो आप सभी को पता है अगर हमें किसी प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है तो एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए वो ऑब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ऑब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड होने का मतलब क्या है, फर्दर हम उसमें कोई चेंज ना कर पाए एक्सेप्टेंस में, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 7 क्लॉज 1 में मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमें किसी प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है तो जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए वो ऑब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, अनड्यू इन्फ्लुएंस आपका सेक्शन 16 में डिफाइंड है, तो इसमें क्या एग्जिस्ट नहीं करता। देखो जब आप सेक्शन 16 का क्लॉज, सेक्शन 16 का जब आप डेफिनेशन देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि अगर डोमिनेटिंग पार्टी है, होल्ड करती है, वो होल्ड कर सकती है रियल या अपरेंट अथॉरिटी, ठीक है, तब माना जाएगा कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। या फिर कोई पर्सन है जिसका मेंटल कैपेसिटी अफेक्टेड है ना, बाई बिकॉज ऑफ बॉडली डिस्ट्रेस, तो भी हम ये माना जाएगा कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके किया है। अगर कहीं फिड्यूसरी रिलेशनशिप इन्वॉल्व है पार्टीज़ के बीच में तो भी ये माना जाएगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में
किया गया है, मतलब ये सभी ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा, आप जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखोगे तो सेक्शन 16 में कहीं भी ये प्रोविजन नहीं मेंशन है कि आप किसी पर्सन को थ्रेटन करो कि वो को सुसाइड कमिट कर ले, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। नाउ यहाँ पे आपसे अगेन एक एसर्शन दे रखा है, मतलब स्टेटमेंट है क्या, एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज़ वाइड, एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज़ वाइड। तो यहाँ पे ए एंड बी के बीच में एग्रीमेंट कब वाइड हो जाएगा, पहला देखो, कंसेंट ऑफ पार्टी वॉज कॉज्ड बाय कोएशन, तो ये क्या वाइड होगा, नहीं ये वाइडेबल होगा, ठीक है, ये वाइडेबल होगा। अगर कोई कोएशन से, अगर कोएशन का यूज करके आपसे कंसेंट लेके कॉन्ट्रैक्ट करवा लेता है तो आप फर्दर कोर्ट में जाके वाइडेबल करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वाइड पूछा है, बोथ द पार्टीज वेयर अंडर मिस्टेक एज टू फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, तो यहाँ ये सही बात है। अगर दोनों पार्टी मान लो किसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो कि ऐसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो कि एसेंशियल है एग्रीमेंट के लिए, उसमें कोई गलती करती है तो इस दौरान ए एंड बी के बीच में जो एग्रीमेंट है वो वाइड हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सभी ऑप्शन सही है, ये सभी वैलिड है, ठीक है। अगर कंसिडरेशन मान लो कॉन्ट्रैक्ट का इनएडिक्वेट है तो भी वैलिड है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें बी ऑप्शन सही है। तो देखो इसके लिए जो एक केस है, इन दिस केस, इसके लिए जो केस है वो क्या है, कॉटरियर वर्सेस हैस्टी का केस है। इस केस में क्या होता है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉर्न को बेचने के लिए, ठीक है, मक्का जो होता है, ठीक है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है वो कॉर्न का, वो वाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो कॉर्न होता है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका होता है, ठीक है। जब ये एग्रीमेंट हो रहा होता है तो उसी दौरान वो जो कॉर्न है वो सोल्ड हो चुका होता है, इसलिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक एज टू एसेंशियल फैक्ट, मतलब कौन ही तो यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट है ना यार, तो इसलिए जो एग्रीमेंट होगा इनके बीच वो वाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इन रेसलिंग, मान लो कोई रेसलिंग हो रहा है ए एंड बी के बीच में, जब उसमें ये बोला जाता है कि जो रेसलर नंबर 1 है और वो मतलब ए एंड बी, सॉरी देखो, एक कहीं रेसलिंग हो रहा है तो वहाँ पे ए जो है बी को बताता है कि रेसलर नंबर 1 जो है वो जीतेगा। बी जो है इस चैलेंज को मान लेता है, बी जो है वो चैलेंज कर देता है एक स्टेटमेंट को, फिर वो उस पर क्या करते हैं, बेट लगा लेते हैं ना कि कौन जीतेगा कौन नहीं। तो ऐसे केसेस, तो ये जो केसेस है वो कैसे हैं, ये जो प्रोविज़न है वो किस रिगार्डिंग है, वेजरिंग एग्रीमेंट के, ठीक है। वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वो होता है वो वाइड होता है एज पर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। सेक्शन 30 क्या है, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, यहाँ पे लोग बेटिंग कर रहे हैं ना यार, बेट लगा रहे हैं, तो बेट क्या है, वेजरिंग गेम है, ठीक है। तो सेक्शन 30 क्या कहता है, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वाइड होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, अब मान लो कि ये इन दोनों ने जो एग्रीमेंट किया, बेटिंग एग्रीमेंट, तो ये जो एग्रीमेंट है दोनों पार्टीज़ के बीच का, जिसमें दोनों पार्टी एग्री करती हैं कि अगर वो जीते तो सामने वाले को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी, ये जो इवेंट है वो एक अनसर्टेन इवेंट है ना, तो इसमें अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, ठीक है। तो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के लिए देखो, एज पर सेक्शन 30 हमारा जो कोर्ट ऑफ लॉ ये कहता है कि ये जो दोनों बेटिंग जो गेम है ना, वो वाइड है बट इलीगल नहीं है, तो यही बात आप समझो। अब यहाँ पे देखो, अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज द सेंस ऑफ द लॉ may consist either in some right or interest for benefits accruing to one party and some forbearance, detriment, loss, responsibility given, suffered are undertaken by other is well explained in। तो ये जो सारी बातें हैं ये किस केस में स्टेब्लिश हुई थी, क्यूरी वर्सेस मिसा, जो कि 1875 का केस है। ये एक फाउंडेशनल केस है जो कि इस्टेब्लिश करता है लीगल डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन, है ना। क्या इस्टेब्लिश करता है, लीगल डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन, और जिसकी रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ वैल्यू वो होल्ड करे, है ना, मस्ट बी एक्सचेंज हो फॉर अ प्रॉमिस टू बी लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग होने के लिए कंसिडरेशन के लिए कुछ वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ प्राइस और एनीथिंग एक्सचेंज होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है,
बट यहाँ पे मैंने एक दो केसेस के इन्फॉर्मेशन लिख रखे हैं, और ताकि हमें कभी अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन आए तो देखा जाए। तो देखो, गोपाल को लिमिटेड वर्सेस हजारी लाल को लिमिटेड केस में क्या हुआ था। इस केस में जो कोर्ट है उसने एड्रेस किया था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन है वो स्पेसिफिकली एग्जामाइंड होता है whether promise to perform an existing contractual duty owed to a third party can constitute valid consideration to support a new separate contract, है ना। तो न्यू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कंसिडरेशन है वो गोपाल को लिमिटेड वर्सेस हजारीलाल को लिमिटेड के केस में हुआ था, ठीक है। नाउ आपका जो अगला केस है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। तो जो केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस है ये 1887 का केस है, एंड ये एक सिग्निफिकेंट केस है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, जो कि स्पेसिफिकली इस बारे में कंसर्न करता है कि एस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन क्या क्या होगा। तो इस केस में कोर्ट ने क्या स्टेट किया कि अगर मान लो कोई प्रॉमिस कोई अगर प्रॉमिस कोई मेड कर देता है ना, इन टर्म्स ऑफ कंसिडरेशन, तो उसके लिए वो ऑब्लिगेटेड होगा। दैट मीन्स कि उसकी वो ड्यूटी होगी कि वो उसे फुलफिल करे, और वो इस ड्यूटी से पीछे नहीं भाग सकता, ठीक है, रिसाइन नहीं कर सकता। तो ये बात किस केस में है, किस केस में कही गई थी? केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। एक बार फिर से देख लो, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद 1887 का केस है। ये एक सिग्निफिकेंट केस है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, ठीक है, जिसमें ये कंसर्न हुआ था कि मान लो अगर आप कोई कंसिडरेशन बना देते हो ना, इन टर्म्स ऑफ मनी, प्राइस, व्हाटएवर, ठीक है, तो इसमें कोर्ट ने स्टेट करा था कि अगर मान लो कोई प्रॉमिस अगर आप बनाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉमिसर है उसके पास ये ऑब्लिगेटेड ड्यूटी होगा कि वो उस प्रॉमिस को फुलफिल करे, ठीक है, और वो उससे पीछे नहीं भाग सकता, यानी कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा। तो देखो, इसमें आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस कब हो जाता है? जब हम उसका सब्जेक्ट मैटर, मान लो जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर उसका सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाए, तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो हम उसे क्या कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस बन जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रोविज़न है वो कौन सा है? सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो सेक्शन 56 क्या कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट है, ठीक है। तो यहीं से जनरेट होता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर जिसका डिस्ट्रॉय हो जाए वो फ्रस्ट्रेट तो होगा ही, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट बेस्ड है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देयर इज़ नो एक्चुअल लॉस टू द पार्टी ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इवन नॉमिनल कंपनसेशन विल बी पेड। मान लो अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, तो कोई एक्चुअल लॉस नहीं होता पार्टी को, है ना, क्योंकि वो जो कंपनसेशन होता है वो काफ़ी नॉमिनल होता है वो पे करने के लिए। देयर इज़ राइट, देयर शुड बी रेमेडी। तो ये जो दोनों बातें हैं वो सही है, ठीक है। कंपनसेशन के लिए अगर आप वो अगेन सेक्शन 73 देख सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है ना, ये जो ऑप्शन दे रहा है इसमें ऑड कौन सा है, ठीक है। तो बाकी ये देखो, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन जो है वो सेक्शन 2 के ही क्लॉज में डिफाइंड है, ठीक है। बट जो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है वो सेक्शन 68 से लेके 72 तक डिफाइंड है, तो इसलिए ये सबसे अलग है, यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, इन केस अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज स्टुपुलेटेड इन कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना जिसमें आपका जो कंपनसेशन अमाउंट है वो पहले से ही स्टुपुलेट है, एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकर्स, और उसी दौरान जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑकर हो जाता है, तो कंपनसेशन कितना अलाउड होगा? तो इसके लिए जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 74 में दे रखा है। तो सेक्शन 74 क्या कहता है? कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनाल्टी स्टुपुलेटेड फॉर। जहाँ पे पेनाल्टी पहले से स्टुपुलेट है तो वहाँ पे क्या होगा, जो कंपनसेशन कितना अलाउड होगा, जितना कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होगा उतना, बट वो स्टुपुलेटेड अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। नाउ
आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मान लो कोई एग्रीमेंट करते हो आप रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के लिए, ठीक है, तो वो वाइड हो जाता है अगर रिस्ट्रेंट जो है वो ऑब्सोल्यूट हो। मान लो अगर कोई आप एग्रीमेंट करते हो, है ना, मैरिज पे रोक लगाने के लिए, तो वहाँ पे जो रिस्ट्रेंट है वो अगर ऑब्सोल्यूट है, ठीक है, तो जो एग्रीमेंट है वो वाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मान लो बिड हो रहा है, बिड हो रहा है मतलब वही बिड क्या है, सिंपली एक ऑफर है, ठीक है। बिड हो रहा है, कोई ऑक्शन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे प्रोविजनली एक्सेप्टेड, जहाँ पे कुछ चीज़ें प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, डैट इज सब्जेक्ट टू फाइनल अप्रूवल ऑफ एन अथॉरिटी। तो उस दौरान क्या होगा, वो जो चीज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कब तक, जब तक कि वो ऑब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड नहीं हो जाता, ठीक है। यहाँ पे प्रोविजनल है ना यार, प्रोविजनली नहीं होना चाहिए, वो ऑब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होगा, तब जाके जो अथॉरिटी है वो अप्रूवल देगी, ठीक है, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। नाउ वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वो वाइड होता है, बट जो कोलेटरल ट्रांसैक्शन है वो वैलिड होता है। वेजरिंग एग्रीमेंट वाइड बट कोलेटरल ट्रांसैक्शन वैलिड, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पे देखो, व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री एग्रीमेंट विल बी, तो मान लो अगर कोई कंसेंट फ्री नहीं है तो एग्रीमेंट क्या होगा, वाइडेबल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जनरली जो एग्रीड पार्टी है वो चाहे तो कोर्ट में मूव करके जो वैलिड एग्रीमेंट है उसको वो वाइडेबल करा सकती है, ठीक है, अगर वो फ्री कंसेंट से ना हो। तो फ्री कंसेंट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 14 में दे रखी है, एंड फर्दर सेक्शन 19 में क्या दे रखा है, वाइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट, ठीक है। अब देखो जो सेक्शन 50 है, सॉरी जो क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, वो क्या आपसे पूछा जा रहा है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसेंटली फेसिंग अ प्रॉब्लम ड्यू टू फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन क्या है, तो देखो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन होता है उसका मतलब है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी फिक्स करती है किसी टर्म के लिए और जो दूसरी पार्टी है उसे एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। डैट मीन्स कि उसमें फ्यूचर में कोई निगोशिएशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाए, तो डैट मीन्स क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन है तो उसमें कोई फ्यूचर में चेंजेस नहीं होंगे। तो वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नो चॉइस टू नेगोशिएट बट टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो ये दोनों बात यहाँ पे सही है। तो हमने आज पार्ट 3 कवर कर लिया, एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थैंक यू।